नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी के एक्सप्रेस मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 28 फरवरी 2026 की सुबह 6:45 पर एक लड़ाकू विमान इजराइल के एक गुप्त एयरबेस से उड़ान भरता है। ये कोई साधारण मिशन नहीं था। इस फाइटर जेट में ऐसे उन्नत मिसाइल और स्मार्ट हथियार लगे थे जो करीब 1000 किलोमीटर दूर बैठे किसी लक्ष्य को भी सटीकता से निशाना बना सकते थे। यहाँ तक कि किसी इमारत के अंदर मौजूद लोगों को भी पायलट को साफ निर्देश दिए गए कि उसे लंबी उड़ान भरते हुए ईरानी हवाई क्षेत्र में दाखिल होना था और ठीक सुबह 9:50 पर तेहरान की पास्तूर स्ट्रीट पर स्थित एक खास इमारत पर हथियार गिराने थे। मिशन पूरा होते ही बिना किसी शोर शराबे के उसे वापस इजराइल लौट जाना था। दरअसल उस इमारत के अंदर एक अहम बैठक चल रही थी। इस बैठक में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के साथ देश के कई शीर्ष सैन्य और नागरिक अधिकारी मौजूद थे। यही वो पल था जिसे इजराइल और अमेरिका लंबे समय से तलाश रहे थे। एक ऐसा मौका जब ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व संरचना एक ही जगह पर मौजूद हो। रणनीतिक रूप से यह अवसर बेहद दुर्लभ था। अगर यह मौका चूक जाता तो शायद फिर कभी ऐसा अवसर हाथ ही नहीं आता। इसलिए पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय और सटीक समय निर्धारण के साथ तैयार किया गया था। सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है। यही वह एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था जिसका अमेरिका को इंतजार था, क्योंकि एक बार यह आश्चर्य का तत्व खत्म हो जाता तो ईरान के सर्वोच्च नेता तुरंत अपने भूमिगत बंकर में चले जाते और फिर उन्हें निशाना बनाना लगभग असंभव हो जाता। जो भी शीर्ष नेतृत्व वहां मौजूद था वह तुरंत अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें ढूंढना और निशाना बनाना लगभग असंभव हो जाता। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान के नेतृत्व में ऐसे ही किसी रणनीतिक गलती का इंतजार कर रहे थे। जब यह मौका मिला तो उसे पूरी तरह भुना लिया गया। पहला हमला इतना सटीक और घातक बताया गया कि जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के साथ लगभग 40 शीर्ष सैन्य कमांडर मारे गए। इन लोगों में ईरान के रक्षा मंत्री और IRGC के कई बड़े कमांडर भी शामिल बताए जाते हैं। इन हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्वीकार किया कि जिन 2-3 नेताओं को खामनेई के बाद ईरान के संभावित नए नेता के रूप में देखा जा रहा था वे इस हमले में मारे गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि यह हमला आखिर संभव कैसे हुआ। इजराइल और अमेरिका को यह कैसे पता चला कि खामनेई अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ कब और कहां बैठक करने वाले हैं। दरअसल खुफिया जानकारी जुटाना इस पूरे ऑपरेशन का सिर्फ एक हिस्सा था। असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है। हजारों किलोमीटर दूर से उड़ान भरने वाला फाइटर जेट जब अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा तो उसके पास सही इमारत की पहचान करने और हमला करने के लिए सिर्फ कुछ ही क्षण थे। ऐसे में पूरी कार्रवाई अत्यधिक सटीक समय, तकनीक और खुफिया नेटवर्क के तालमेल पर निर्भर थी। इस बैठक पर हमला करने के लिए एक बेहद छोटा समय का मौका था। इस मिशन में केवल समय और स्थान का ध्यान ही रखना काफ़ी नहीं था, बल्कि ईरान में तैनात रूस निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम से भी बचना जरूरी था। साथ ही दुश्मन के स्थानीय संचार नेटवर्क को भी निष्क्रिय करना था, ताकि अगर किसी को इस ऑपरेशन की भनक भी लगे तो वह खबर आगे तक ना पहुंच सके। अमेरिका और ईरान के बीच जो नया संघर्ष शुरू हुआ उसकी शुरुआत भी इसी घटना से जुड़ी मानी जा रही है। यह टकराव आगे कैसे खत्म होगा इसकी दिशा भी काफ़ी हद तक यहीं से तय हो सकती है। CIA और मोसाद जैसे खुफिया एजेंसियों की ईरान के भीतर कितनी गहरी पैठ हो चुकी है, आज दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां इस ऑपरेशन से सबक लेने की कोशिश कर रही होंगी कि आखिर इतनी जटिल कार्रवाई को इतनी सटीकता के साथ कैसे अंजाम दिया गया। जुलाई 2020 में स्टक्सनेट के खुलासे के लगभग 10 साल बाद ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। इस बार तरीका अलग था। बताया जाता है कि इजराइल ने बेहद गुप्त तरीके से इस परिसर के अंदर एक बम पहुंचा दिया जिसने नतांज की पूरी सेंट्रीफ्यूज असेंबली हॉल को तबाह कर दिया। लेकिन इस सूची में सबसे मशहूर और साहसिक ऑपरेशन जनवरी 2018 का माना जाता है। इसे आज भी कई लोग सदी की सबसे बड़ी खुफिया चोरी कहते हैं। इस ऑपरेशन में मोसाद के करीब 2 दर्जन एजेंट रात के समय तेहरान के एक गोदाम में दाखिल हुए। वहां से उन्होंने 50,000 से अधिक पन्नों के दस्तावेज और 150 से ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिस्क चुरा ली।
इन दस्तावेजों में ईरान के AMAD प्रोजेक्ट से जुड़ी बेहद गोपनीय फाइलें शामिल थी, जिसमें परमाणु हथियारों का डिज़ाइन, तस्वीरें, तकनीकी योजनाएं और कई संवेदनशील जानकारियां मौजूद थी। मोसाद के एजेंटों ने रातों रात इन दस्तावेजों को ट्रकों में भरकर ईरान के बाहर पहुंचा दिया और उस समय किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। ईरान को उस पूरी घटना का तब पता चला जब महीनों बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लाइव टीवी पर इन दस्तावेजों को दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने इसे ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का सबसे ठोस सबूत बताया। इन सभी घटनाओं से एक बात साफ होती है, पिछले करीब 20 वर्षों में इजराइल ने न केवल ईरान की सुरक्षा परतों में कई बार सेंध लगाई, बल्कि उसने बार बार यह भी दिखाया कि उसकी खुफिया एजेंसियां ईरान के भीतर गहराई तक पहुंच बनाने में सक्षम है। मोसाद के मिशन नज़ीर, इराक इजराइल 1963 से 1966। सोवियत संघ का MiG-21 जब सबसे एडवांस इंटरसेप्टर था, मोसाद ने इराकी पायलट मुनीर रेडफा को टारगेट किया, जो उन्हें अपने साथ मिला लिया और 1966 में रेडफा MiG-21 विमान उड़ाकर इजराइल के हजोर एयरबेस पर उतरे। ये डेटा CIA के भी काम आया। खासियत इस मिशन की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग, MiG-21 एविएशन विश्लेषण और सुपरसोनिक फ्लाइट डेटा। ऑपरेशन आर्चर्ड, अल किबार, सीरिया 2007। मोसाद ने सीरियाई अधिकारी के लैपटॉप से परमाणु रिएक्टर की तस्वीरें निकाली। हमले के दौरान इसराइल ने सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया, जिसके उसके अपने ही रडार पर विमान गायब हो गए और इजरायली जेट्स इस बीच उनका रिएक्टर भी तबाह कर दिया। सीरिया के वायुसेना में जासूस पहुंचाया, एयरबोर्न साइबर अटैक, लैपटॉप डेटा ब्रीच और रडार स्नूफिंग, पेजर धमाका और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। लेबनान सिरिया सितंबर 2024। इजरायली खुफिया तंत्र ने हिजबुल्लाह के सप्लाई चेन में घुसपैठ, पेजर और वॉकी टॉकी के भीतर विस्फोटों और रिमोट ट्रिगर चिप लगा दी। एक खास कोड भेजकर इन उपकरणों को एक साथ ब्लास्ट किया। दुबई में एक होटल में बायोमेट्रिक सिस्टम की कमजोरी का भी इस्तेमाल किया। आज इंटरनेट पर एक व्यंग भी काफ़ी वायरल होता रहता है। कहा जाता है कि अगर 3 ईरानी नेता किसी कमरे में मिले तो उसमें से 2 मोसाद के एजेंट हो सकते हैं। ये मजाक भले ही अतिशयोक्ति हो, लेकिन इसमें यह जरूर जाहिर होता है कि दुनिया में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA की क्षमताओं को किस तरह से देखा जाता है। दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल की नीतियों को लेकर भी कई सवाल उठाए जाते हैं। दुनिया को यह बताया जाता है कि इन लंबे छाया युद्धों, भारी खर्च और निवेश का मकसद सिर्फ एक है, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना, ताकि वैश्विक सुरक्षा बनी रहे। जून 2025 में जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इस अभियान के दौरान 5 लोगों की हत्या की गई। इसमें 3 वरिष्ठ सैन्य कमांडर और 2 वैज्ञानिक शामिल थे, जिन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम की गहरी जानकारी थी। किसी भी देश के परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए वैज्ञानिकों की हत्या करना बेहद कठोर रणनीति लग सकती है, लेकिन इजराइल के लिए कोई नई बात नहीं है। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जो हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है, इतना अविश्वसनीय कि मानो यह विज्ञान कल्पना की कहानी हो। ईरान के ओपनहाइमर की हत्या। करीब 5 साल पहले जिस व्यक्ति को कई लोग ईरान के ओपनहाइमर कहते थे, वह भी उन रहस्यमयी हत्याओं की श्रृंखला का शिकार बन गया, जिनका उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता को विकसित होने से रोकना बताया जाता है। सवाल यह भी था कि ईरान के सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक की हत्या आखिर कैसे हुई। किसी ने हमलावर को देखा तक नहीं। नवंबर 2020 की एक ठंड पतझड़ की सुबह थी। अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध प्रोफेसर अपनी पत्नी के साथ शहर से दूर अपने कंट्री हाउस की ओर जा रहे थे ताकि कुछ दिनों आराम कर सके। उनका नाम था मोहसिन फखरीजादे। वो एक गंभीर स्वभाव के वैज्ञानिक थे, लेकिन उस इलाके में आकर वो थोड़ा सुकून महसूस करते थे। यहाँ देश के कई राजनीतिक और बौद्धिक लोग भी समय बिताते थे। फखरीजादे को यहाँ छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती थी, जैसे दर्शन शास्त्र की किताब पढ़ना और परिवार के साथ लंबी ड्राइव पर निकलना। उनकी काली सेडान कार सूने पहाड़ इलाके से गुजर रही थी। उनके आगे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी चल रही थी और पीछे 2 गाड़ियाँ सुरक्षा काफिले का हिस्सा थी। तभी बिना किसी चेतावनी के शांत यात्रा अचानक भयानक हमले में बदल जाती है। अचानक गोलियों की बौछार कार के शीशे पर पड़ती है। कार झटके से मुड़ती है और चीखती हुई आवाज़ के साथ रुक जाती है। प्रोफेसर फखरीजादे कार से बाहर निकलते हैं। तब तक वे घायल हो चुके होते हैं और कार के खुले दरवाजे के पीछे झुक जाते हैं। तभी हमलावर अपना निशाना पक्का करते हैं। 3 गोलियां उनकी रीढ़ में लगती है। वे सड़क के बीचों बीच गिर पड़ते हैं। नवंबर 2020 में प्रोफेसर मोहसिन फखरीजादे की हत्या ईरान के लिए बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना बन गई। ये घटना उस समय हुई जब सिर्फ 10 महीने पहले ही अमेरिका ने ड्रोन हमले से ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर की हत्या की थी। प्रोफेसर मोहसिन फखरीजादे कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं थे। वे ईरान के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में गिने जाते थे। देश के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते थे। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।